हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, आज जो आपका नया चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आई नो आपका लाइफ प्रोसेस चैप्टर हो चुका है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब ध्यान से सुने आप लोग, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में अगर आप बात करेंगे तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपका 10th क्लास का चैप्टर है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कंट्रोल का मतलब क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को रेगुलेट कैसे करते हैं, और कोऑर्डिनेशन का मतलब उनका आपस में वो किस हिसाब से काम करते हैं। जैसे एक दूसरे से कोऑपरेट करना होता है, जैसे एक दूसरे से, जैसे एक पर्टिकुलर चीज़ कोई कैसे करेगी, दूसरी कैसे करेगी, तो इस चीज़ को आपस में कैसे मैनेज किया जाए, इसको हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी पूरी बॉडी को जनरल आइडिया सभी को होता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि हमारी पूरी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है। सभी के पास आंसर होगा ब्रेन। ठीक है, तो हमारी पूरी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन करता है। अब ब्रेन के साथ में पूरी बॉडी, ठीक है, क्या करती है, कोऑर्डिनेट करती है। तो यही चीज़ हम लोग पढ़ने जाएंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, और नॉट इवन ओनली इन द ह्यूमन बीइंग केस, ये एनिमल के केस में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और ह्यूमंस के केस में भी पढ़ेंगे क्योंकि हमारा ह्यूमन ब्रेन भी है इस चैप्टर में। और फिर साथ में हम लोग प्लांट में भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, लेकिन उनमें थोड़ा अलग तरीका है कि उसमें कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, उनमें क्योंकि ब्रेन होता नहीं है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या चीज है, एनिमल्स नर्वस सिस्टम। ये है एनिमल्स नर्वस सिस्टम। जहां तक 9th क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया और अपने क्लास में जरूर ध्यान दिया होगा, तो आपको समझ में भी आया होगा। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है 9th क्लास में, क्योंकि जो आप लोगों ने टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें स्पेशलाइज्ड जो स्ट्रक्चर था न्यूरॉन का, मैंने कई बार एग्जाम में भी दिया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, तो जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना होता है, ये एक सिस्टम है जो कि न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। और न्यूरॉन क्या होते हैं, वो हमारी बॉडी में एक स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, जिससे आप ये बोल सकते हो कि पूरी की पूरी बॉडी में वो फैले हुए रहते हैं, और हर बॉडी पार्ट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके कहाँ देते हैं, ब्रेन को देते हैं। ठीक है, और इन्हीं न्यूरॉन से मिलकर क्या बनता है, एक सिस्टम तैयार होता है जिसे हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। तो न्यूरॉन क्या होते हैं, बेसिकली न्यूरॉन का काम जैसे कि हमारी बॉडी में कहीं पर भी जैसे कुछ चुभ गया है या टच हुआ है या कुछ भी फील, कोई भी चीज़ ऐसी है जो कि अनयूजुअल है, नॉर्मल है, जो भी है, तो जैसे आप अपने हाथ को टच भी करते हैं तो ये हमें कैसे फील होता है, या कोई दूसरा ही टच करता है तो कैसे फील होता है, ये फील होता है बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक दैट टाइप ऑफ टिश्यू, दैट नेम इज नर्वस सेल और न्यूरॉन। क्लियर हुआ, समझ में आया ना क्या होता है तो न्यूरॉन। अब इसके न्यूरॉन के बारे में आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके हम स्ट्रक्चर से समझने की कोशिश करेंगे कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है। वैसे 9th क्लास में पढ़ चुके हैं आप लोग, फिर भी एक बार और लेट्स सी। अब मैं यहाँ पर इसको जैसे जैसे मैं बनाता जा रहा हूँ, आप लोग भी अपनी कॉपी में थोड़ा बनाने की कोशिश जरूर करें इनका। ठीक है, आप इसे कॉपी में अपने बनाने की कोशिश जरूर करें, तभी आप समझ पाएंगे कि ये क्या प्रॉब्लम है। अभी आपने ये देखा है यहाँ पर इस तरह का ये स्ट्रक्चर है, फिर उसके बाद में ये इस तरह का इसका स्ट्रक्चर। ये फिगर किस चीज का है, ये फिगर है न्यूरॉन सेल का।
लोग बना चुके हैं। अब इनकी नेमिंग और इनके क्या फंक्शन है बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में और एनिमल्स की बॉडी में भी, तो अब उसको हम देखते हैं। जैसे ये आपको ट्री की ब्रांचेस जैसे दिख रहे हैं और रीजन, इसको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट बोलते हैं। ये अंदर की तरफ ये जो भी आपको ये स्पेस सा दिख रहा है जिसमें ये फ्लूइड फिल्ड है, जिसे हम क्या बोलते हैं, साइटोम। और क्या बोलते हैं इसे, दूसरा नाम क्या है, सेल बॉडी। ये जो बीच में बॉल जैसा है इसका क्या नाम है, न्यूक्लियस। ठीक है, ये एक सिलेंडर जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोन। ये जो इस तरह से बाहर की तरफ से ये जो कोटिंग सी हो रही है इसको हम क्या बोलते हैं, माइलिन शीट। ये जो बीच में गैप खत्म हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, रेंगियर नोड्स। ये लास्ट में जो जहां पर ये न्यूरॉन खत्म हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, नर्व एंडिंग। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, ये नर्व एंडिंग क्या चीज है, नर्व एंडिंग इसमें जो कि न्यूरॉन का आखिरी में एंड होता है। अब इनकी बारी बारी से आप ये समझने की कोशिश करें किसका क्या फंक्शन है। हमारी बॉडी में कोई भी चीज अगर एक चेंज देखने को मिलता है किसी भी वजह से, ठीक है, तो उसको कौन रिसीव करता है, उसको डेंड्राइट रिसीव करते हैं। ये जो ब्रांचेस जैसे दिख रहे हैं ना आपको रूट जैसा, ये डेंड्राइट ही रिसीव करते हैं इसको। क्लियर हुआ। और जो चीज जो हमारी बॉडी में अंदर इंफॉर्मेशन जो ब्रेन तक पहुंचाई जा रही है वो क्या चीज है, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़े कुछ टर्म है, क्योंकि जब तक आप टर्म नहीं समझोगे फिर आपको आगे पढ़ाने में थोड़ा दिक्कत भी होगी और आपको समझने में भी दिक्कत होगी, बिकॉज ये तो आप जानते थे इसलिए मैंने ड्रॉप किया है। अब बारी बारी से मैं समझा रहा हूँ क्या चीज होती है स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या चीज है, बेसिकली स्टिमुलस एक तरह से एक चेंज है किसी भी एनिमल के बॉडी में, जो या तो उसका एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट अगर चेंज कर दे तो आप उसे बोलते हैं स्टिमुलस। जैसे अगर किसी ने आपके जैसे कि कहीं कोई जैसे बाली उखाड़ा है या आपको पिन ही चुभाई है, ठीक है, तो पिन चुभाने पर क्या होगा कि आपको वहां पर पेन हो रहा है, तो आपकी बॉडी में अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल एक चेंज हुआ ना। एक्सटर्नल तो आपको ये देखने में लगेगा जैसे वहां पर पंक्चर हो गया होगा, ठीक है, वो जो वाली जगह। और इंटरनल क्या चेंज होगा, आपको एक अंदर से पेन जैसा फील होगा जो कि पूरी बॉडी में फिर वो डिस्पर्स हो जाएगा, और वो उसकी खबर फिर आपको कैसे मिलेगी, वो आपको ब्रेन तक जाएगी। तो स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस आर दोज टाइप ऑफ रिएक्शंस दैट कैन चेंज योर इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ योर बॉडी। ठीक है, ये किसी भी एनिमल और ऑर्गेनिज्म के बारे में बात हुई। स्टिमुलस के बारे में बात हम लोग क्या पढ़ेंगे, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया है। अब होते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन के भी टाइप्स हैं। न्यूरॉन के टाइप्स कैसे हैं अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। न्यूरॉन के टाइप्स 3 टाइप्स के होते हैं। और कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन। ठीक है, ये एनिमल के केस की बात हो रही है, प्लांट के केस की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखना। सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं, जो कि जैसे आपकी बॉडी में अभी जैसे मैंने बोला कि पिन चुभाई है हमने, जैसे कि किसी का भी हैंड है यहाँ पर, ये हम इसको पिन को चुभा रहे हैं, पंक्चर कर रहे हैं, तो जब वो पिन चुभी है तो उसकी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक कौन लेके जाएगा, वो सेंसरी न्यूरॉन लेके जाएंगे। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर मैं इनके टाइप लिख देता हूँ, सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा मैंने क्या बताया, मोटर न्यूरॉन, और तीसरा क्या बताया मैंने, रिले न्यूरॉन। तो जो ब्रेन तक लेके जाते हैं इंफॉर्मेशन को, उसे हम क्या बोलते हैं, सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, अब ब्रेन तक लेके जा तो रहे हैं सेंसरी न्यूरॉन, उसके पहले उनको रिसीव करने वाला भी तो होगा कोई स्टिमुलस, उसे हम बोलते हैं रिसेप्टर्स। ये भी समझिए। अब आप बोलेंगे कि मोटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन समझाया नहीं सर ने, समझाऊंगा, लेकिन वो आपस में एक दूसरे से सब चीजें इंटरकनेक्टेड है।
अगर हम जैसे जैसे जो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप जो समझ में आती जा रही हैं आप उनसे उनको लिंक करते चले। जैसे अभी आपने स्टिमुलस देखा, स्टिमुलस क्या होता है जो कि हमारी बॉडी में इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को चेंज करता है, ठीक है। फिर मैंने बोला न्यूरॉन के टाइप, क्योंकि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आप समझ गए हैं, 9th क्लास में पढ़ा हुआ है आपने। फिर न्यूरॉन के टाइप मैंने बोला कि न्यूरॉन 3 तरह के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन। फिर सेंसरी न्यूरॉन में मैंने ये बोला था कि रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से लेके जाते हैं ब्रेन तक। फिर उसके बाद ब्रेन क्या कार्रवाई करता है, क्या रेस्पॉन्स देता है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन रिसेप्टर देखते हैं। रिसेप्टर हमारी बॉडी में पूरे थ्रू आउट बॉडी में फैले हुए रहते हैं। जैसे कि आपने मान लीजिए अपने टंग पर आपने सॉल्ट रखा, आपने नमक रखा। अब नमक रखने के साथ में ही आपको ये कैसे पता चल गया कि नमक ही है, ठीक है। इसका मतलब आपकी जीभ पर टेस्ट बर्ड होते हैं, वो उनको रिसीव करते हैं, सिग्नल मिलता है उनको कि हाँ ये नमक ही है या सॉल्ट है या फिर बूढ़ा है, जो भी है। तो आप उसे खाते हो तो फिर वो कहाँ लेके जाते हैं, उन्हें गर्मी हो रही है, वो कहाँ लेके जाते हैं, वो ब्रेन तक लेके जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ रिसेप्टर ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पर फ्रेग्रेंस है किसी भी तरह की, एक अच्छी फ्रेग्रेंस है या फिर बैड स्मेल है, कुछ भी है, तो वो कैसे पता चलता है, नोज के थ्रू। वो कैसे होता है, वो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं। आप कोई भी व्यू साइट आप देखते हो, साइट सीइंग करते हो, कुछ भी एक अच्छा व्यू देखते हो, तो आप अच्छा चीज़ देखोगे तो आपको अच्छी फीलिंग आएगी, गंदी चीज़ देखोगे तो आपको गंदी फीलिंग आएगी। तो वो किसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि कोई ना कोई एक रिसेप्टर है ना जो कि आपके ब्रेन तक मैसेज को पहुंचा रहा है कि हमने एक अच्छी चीज़ देखी है। तो जो अच्छी चीज़ देखी है वो कहाँ देखी है, कैसे देखी है, तो उसके भी रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में। वो कहाँ पर होते हैं, आपको देखने वाले वो होते हैं ऑप्टिक, आँखों में, ठीक है। आँखों में होते हैं ना, आइज में तो होते हैं ना, उसे हम बोलते हैं फोटो रिसेप्टर्स। क्लियर हो गया। ऐसे ही होता है, जैसे मान लीजिए अभी आपकी कोई तारीफ करते हैं, आपको अच्छा फील होता है, क्लियर है। और वहीं अगर आपको कोई बुराई कर दे तो आपको बुरा फील होता है, बुराई कर दे तो आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब आपके कानों में भी तो कुछ ना कुछ है, वो रिसेप्टर्स ही हैं। अभी आप अपनी तारीफ सुन लेते हो, आप फूले नहीं समाते हो, क्लियर हो गया। वो क्यों नहीं समा रहे हो, क्योंकि आपके ब्रेन में मैसेज गया है कि मतलब ये पर्सन हमारी तारीफ कर रहे हैं, क्लियर हो गया ना। तो यही चीज़ है। तो कान में जो आपके रिसेप्टर होते हैं वो होते हैं ऑडिटरी रिसेप्टर, क्लियर हो गया। तो अब मैं रिसेप्टर्स के कुछ टाइप हैं, उनके नाम लिख देता हूँ आप उनको। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ये हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है मेरी, तो 10th वालों आप लोगों के लिए तो मेरी पहली क्लास है ना, 12th का तो चल ही रहा है। जैसे नोट्स बनाने की बात है तो मैं हर वीडियो में लगभग, और 12th के बच्चों को भी बताता आ रहा हूँ कि आपको नोट्स कैसे बनाना है। मेरे पास 2 स्कीम है एक तरह से, दोनों तरह के बच्चों के लिए। अगर आप खाली पास होना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस को देख लीजिए, आप पास हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इसमें टोटली एनसीईआरटी को समराइज़ किया हुआ है। समराइज़ किया हुआ है इन द सेंस, मतलब 12th वालों के लिए है। अभी तो आपका देखते हैं कहाँ तक चल पाता है, 10th वालों के लिए तो आज शुरू किया है, तो इसे मैं समराइज़ कर दूँगा। दूसरा ये है कि जो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं उन्हें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले वीडियो देखनी है मेरी, क्योंकि मैं समराइज़ कर देता हूँ, ज़्यादा इधर उधर नहीं करना होता, खाली समराइज़ करना होता है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है और नोट्स बना देने हैं, वो मोर देन इनफ है। इसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर करवाएंगे खाली क्वेश्चन की प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर से, ठीक है। अभी देखते हैं रिसेप्टर्स कौन से होते हैं। जैसे आपके ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, गस्टेटरी रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स, ऑडिटरी रिसेप्टर्स, ठीक है ना। अभी देखो ऑल्फैक्टरी मैंने क्या बोला था, हमें किसी भी तरह की स्मेल आती है वो कहाँ पर होता है, ऑल्फैक्टरी ये हमारे होता है नोज में। कहाँ पर होता है ऑल्फैक्टरी, मैं यहाँ पर थोड़ा सही से रख करूँगा थोड़ा, ये कहाँ पर होते हैं, नोज में होते हैं। गस्टेटरी कहाँ पर होते हैं, ये हमारे टंग में। फोटो रिसेप्टर्स कहाँ पर होते हैं, ये आईज में। ऑडिटरी रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं हमारे, ये होते हैं ईयर्स में। क्लियर हो गया। तो जो रिसेप्टर्स होते हैं, आप कोई भी स्टिमुलस को देते हैं तो वो रिसेप्टर्स उनको रिसीव करते हैं, रिसीव करने के बाद फिर वो उन्हें कहाँ देते हैं, सेंसरी न्यूरॉन पे देते हैं, क्योंकि हमें सेंसरी न्यूरॉन समझाने के साथ ही हमें रिसेप्टर समझाना पड़ा था।
तो रिसेप्टर समझ में आ गया होगा। मैं इसको रब करने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को ज़्यादा इसमें लिखने मेरा, वैसे भी देखो आप जब भी जो बच्चे क्लास में पढ़ते थे मेरे से, तो मैं उनको बता दूँ कि लिखवाने पे मेरा ज़्यादा जोर नहीं रहता, मेरा रहता है समझाने पे। और यू आर सीनियर मोस्ट स्टूडेंट, ठीक है, आप इतने समझदार हैं कि अगर आपको टॉपिक समझ में आ जाए तो आप नोट्स बना लेंगे, ये गारंटी। इस बात को हम लिखते हुए तेरे सकता आपको समझ में आ गया होगा। ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अभी काम में आएगा, अभी हमारे इसलिए उसको अभी करेंगे, लेकिन सेंसरी न्यूरॉन समझ में आ गया। स्टिमुलस जो कि एनवायरनमेंट हमारी बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं। फिर आते हैं न्यूरॉन के टाइप, वो जो कि लेके जाएंगे, उनके लिए हमने कभी रिसेप्टर्स बताया है, रिसेप्टर बता दिया हमने। यहाँ पर मैं नोट डाउन कर देता हूँ क्या क्या चीज़ें मैंने बता दी हैं, रिसेप्टर्स बता दी मैंने, आप लोग नोट डाउन कर लेना वीडियोस को पॉज करके। अब आता है न्यूरॉन टाइप। सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है कि ये इंफॉर्मेशन, अब आता है इसमें एक टर्म और आएगा नर्व इम्पल्स का, ठीक है। आपकी बॉडी में कोई भी इंफॉर्मेशन को कहीं भी बॉडी के पार्ट से ब्रेन तक ले जाते हैं ना, उसे हम नर्व इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन जा रही है उसे हम क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्स बोलते हैं। यही नर्व इम्पल्स कहीं कहीं पर क्या नाम दिया जाता है, इसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नाम दिया जाता है। नर्व इम्पल्स इसलिए बोला जाता है, जैसे मान लीजिए सेंसरी न्यूरॉन लेके जा रही है जो भी है, अब आगे जाके जब वो न्यूरॉन्स में उसमें किस तरह से मॉडिफिकेशन होंगे और क्या केमिकल रिलीज करेंगे, तो उसे हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और केमिकल इम्पल्स भी बोलते हैं। तो अभी आप इसमें ज़्यादा नहीं टेंशन लेंगे, नर्व इम्पल्स में समझा देता हूँ नर्व इम्पल्स क्या होता है, ये भी देखते हैं आप। नर्व इम्पल्स क्या होता है, नर्व इम्पल्स आर द इंफॉर्मेशन दैट इज ट्रांसमिटेड in our body from one location to another or from different body parts to the brain, ये नर्व इम्पल्सेस होती है। क्लियर हो गया। अब आते हैं मोटर न्यूरॉन्स। हमारी बॉडी में क्या बोला कि जो स्टिमुलस दिया आपने, कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपके किसी ने ऐसे बाल ही उखाड़ लिया, ठीक है, एक ही बाल उखाड़ लिया, ज़्यादा मत उखाड़ो, एक ही अगर उखाड़ लिया तो आपको फील होगा नहीं होगा, होगा ना फील। तो जो फील हुआ तो उसने क्या दिया, स्टिमुलस दिया, उसे रिसीव किसने करा, रिसेप्टर ने रिसीव करा, ठीक है। और आपकी बॉडी में आप बोलोगे कि हमारी बॉडी पे स्किन पे कोई टच कर रहा है तो वो क्या होता है, वो होते हैं थिग्मोरिसेप्टर्स। टंग पर क्या होता है, गस्टिटरी। ईयर में क्या होते हैं, ऑडिटरी। नोज में क्या होते हैं, ऑल्फैक्टरी। आइज में क्या होते हैं, फोटोरिसेप्टर्स। तो यहाँ पर क्या होते हैं, स्किन में क्या होते हैं, थिग्मोरिसेप्टर्स। अब मोटर न्यूरॉन की हम बात करें तो मोटर न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन तो लेके चले गए। अब उसके बाद क्या होगा कि जो कैसा रेस्पॉन्स देना है, मान लीजिए कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जैसे मोमबत्ती है, कैंडल, यहाँ पर अपना हाथ लेके जलाने की कोशिश करते हैं, अरे फिल्मों की बात में समझ लो आप, ड्रामा करते हैं, ठीक है ना। तो अब वो जला रहे हैं तो वो अपने आप जान रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। अगर अनजाने में कोई चीज़ गर्म लगती है तो वो छूट जाती है, या फिर हम उससे हाथ अपना दूर कर लेते हैं। क्लियर हो गया। लेकिन अगर हम जानबूझ के कर रहे हैं तो हम उसे नहीं हटाते हैं, यानी कि हमारा ब्रेन बार बार इम्पल्सेस पे भेज रहा होता है, मैसेज दे रहा होता है कि आप वहाँ से हटाओ, जल जाओगे, लेकिन हम अपने टॉलरेंस पावर के थ्रू अपने आप को टॉलरेट करते रहते हैं, मतलब ये सोचते रहते हैं नहीं जलेगा, जल भी जाए जो भी है। तो मोटर न्यूरॉन का क्या काम होता है, अगर अनजाने में हुआ है तो हम हटा लेते हैं, तो मोटर न्यूरॉन यही होती है। मोटर न्यूरॉन का काम क्या होता है कि ब्रेन ने जो भी, जैसे मान लीजिए आपको कोई स्टिमुलस मिला तो अब उसके अगेंस्ट ब्रेन क्या रेस्पॉन्स देता है, उस रेस्पॉन्स को आपके वहाँ से ब्रेन से लेके आपकी उस स्पेसिफिक लोकेशन तक जो इम्पल्स यानी कि जो इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है, यानी कि जो मूव करता है, उसको कौन मूव करवाता है, उसे बोलते हैं मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन समझ में आ गया होगा, ये लेके जाते हैं यानी कि बॉडी टू ब्रेन और ब्रेन टू बॉडी। यहाँ पर थोड़ा इसे नोट डाउन कर देता हूँ। These carry impulses from body parts to brain
अब यहाँ पर आपको मैं पूरी लाइन नहीं लिखूंगा, यहाँ पर मैं आपको बस समझा देता हूँ कि यहाँ पर ऊपर वाली लाइन सेम है, दीज क्लियर इंपल्सेस फ्रॉम, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ मोटर न्यूरॉन के लिए, फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी पार्ट्स। समझ में आ गया? अब आते हैं रिले न्यूरॉन, तीसरे वाले, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। रिले न्यूरॉन क्या होता है? रिले न्यूरॉन का काम ये होता है कि ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में एक आपस में इंटरकनेक्टिविटी, यानी इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उनको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। कौन? रिले न्यूरॉन। ये कहाँ पर होते हैं? आपके स्पाइनल कॉर्ड वाले रीजन में होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर है? मुझे लग रहा है कि यहाँ समझ में आ गया होगा। तो आपको न्यूरॉन टाइप समझ में आ गया, सेंसरी न्यूरॉन समझ में आ गया, मोटर न्यूरॉन समझ में आ गया, रिले न्यूरॉन समझ में आ गया। रिले न्यूरॉन मैंने फिर से एक बार फिर बता देता हूँ कि रिले न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के दोनों के फंक्शन को आपस में इंटर रिलेट करने की कोशिश करते हैं, इंटरकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये कहाँ पर होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। याद रखना है। अब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दोबारा फिर से अब देखने वाली बात होगी कि ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स कैसे, यानी कि जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे मूव करती है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस कैसे मूव करते हैं। आपकी बॉडी में कोई भी स्टिमुलस होता है उसे कौन रिसीव करता है? हमारी बॉडी के रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं। तो वहां पर क्या होगा? न्यूरॉन सेल होगी। न्यूरॉन सेल का क्या होगा? डेंड्राइट होगा। डेंड्राइट उनको रिसीव कर लेगा। क्या कर लेगा? रिसीव कर लेगा। उसके बाद वो नर्व इम्पल्स कहाँ मूव करेगी? फिर वो आएगी साइटॉन में। साइटॉन के बाद वो कहाँ जाएंगे? एक्सॉन में। और एक्सॉन के बाद वो कहाँ बाहर निकल जाएंगे? नर्व एंडिंग से वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है? तो यहाँ पर ये डेंड्राइट का रोल आपको समझ में आ गया कि सबसे पहले कौन रिसीव करता है उनको? कौन रिसीव करता है? न्यूरॉन सेल में स्टिमुलस को कौन रिसीव करेगा? डेंड्राइट। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं उससे फिर से लिख देता हूँ, डेंड्राइट। ये हो गया डेंड्राइट। डेंड्राइट के बाद एक लॉन्गर जो स्लेंडर ट्यूब है उसे बोलते हैं एक्सॉन। एक्सॉन के बाहर आप देख रहे होंगे माइलिन सीट है, माइलिनेटेड सीट बोलते हैं। ये फैट सेल से बने होते हैं। इनका काम क्या होता है? इंसुलेशन का काम होता है। इनका काम क्या होता है? इंसुलेशन का। ये उसी तरह से होते हैं जिस तरह से आप अपने घरों में जो कॉपर वायर है आप उससे रिलेट करके देख सकते हैं। आपने देखा होगा जो वायर जा रही होती है तो अंदर कॉपर वायर रहता है, ऊपर से प्लास्टिक की कोटिंग होती है। वो क्या काम होता है? इंसुलेशन का काम होता है। ऐसे ही हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन सेल है इस तरह से काम करते हैं। लेकिन बीच बीच में से अगर आप अपनी प्लास्टिक की जो कोटिंग है उसको अगर आप कट कर दें और उसके बीच में कोई दूसरे यानी वायर को जोड़ना होगा तो उस तरह से काम करने के लिए तो बीच में यहाँ पर ये माइलिन सीट पूरी कवर अप नहीं रहती, बीच बीच में से ब्रेक डाउन रहती है। जैसे हम क्या बोलते हैं? रेनवियर नोट्स और नोट्स ऑफ रेनवियर बोलते हैं इसको। क्लियर हो गया? अब आता है नर्व एंडिंग। तो नोट्स ऑफ रेनवियर का क्या काम होता है? नोट्स ऑफ रेनवियर का काम क्या होता है? जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं, जैसे कि जो आयंस हैं, जो चार्जेस हैं, न्यूरॉन में आपके चार्जेस चेंज होते रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके कैल्शियम आयन है, क्लोराइड आयन है, आपकी बॉडी में मौजूद रहते हैं। तो कैल्शियम आयन कैसे हो गए? पॉजिटिव चार्ज हो गए, यानी कि क्या हो गए आपके? एनायन है, कैटायन है? आप बताइए। कैटायन है। क्लोराइड क्या होता है? एनायन है। तो ये जो कैल्शियम है, क्लोराइड आयन है, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, तो ये आपके जो न्यूरॉन्स हैं उसमें मूव करते रहते हैं। जैसे कि एक सोडियम पोटेशियम पंप है। सोडियम पोटेशियम पंप में क्या होता है कि उसमें से सोडियम कितने अमाउंट में बाहर निकल रहा है और पोटेशियम कितने अमाउंट में अंदर आ रहा है, तो इसके थ्रू ये ऑस्मो रेगुलेशन बॉडी में मेंटेन करते हैं और चार्ज को मेंटेन करते हैं ये। तो नोट्स ऑफ रेनवियर किसके लिए? टू मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द न्यूरॉन सेल। क्लियर हो गया? अब उसके बाद मैंने क्या बताया था कि जो नर्व इम्पल्सेस होती हैं वो मूव करती हैं कहाँ से? डेंड्राइट से साइटोन, साइटोन से एक्सॉन, एक्सॉन के बाद नर्व एंडिंग। अब नर्व एंडिंग पर जब वो नर्व इम्पल्स पहुँचती है तो वो केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स किस में कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल सिग्नल में। क्योंकि यहाँ पर नर्व एंडिंग में यहाँ से कुछ केमिकल सीक्रेट होना शुरू होते हैं। समझते चलना, ये आता है मोमेंट के लिए बहुत बोर्ड के अकॉर्डिंग कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं।
अब ये केमिकल जो सीक्रेट होते हैं वो क्या होते हैं, वो दूसरे जो न्यूरॉन्स हैं वो जो दूसरे न्यूरॉन्स हैं, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट द्वारा फिर वो उसके थ्रू ये रिसीव कर लिए जाते हैं। क्या चीज? केमिकल्स। इनका नाम क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं इनको? न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ से रिलीज होते हैं? नर्व एंडिंग से रिलीज होते हैं। किसके थ्रू होते हैं? क्योंकि जो नर्व इम्पल्सेस जो मूव हुई है आपकी पूरे उस न्यूरॉन्स में, तो वो न्यूरॉन से फिर वो मूव होते 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 कहाँ जाते हैं? वो नर्व एंडिंग पे जाते हैं। नर्व एंडिंग पे जाने पर वहाँ क्या होता है? केमिकल सीक्रेट होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे आप एग्जांपल लिख सकते हैं एसिटाइलकोलिन, जैसे शॉर्ट में लिखा जाता है ACH। फिर वो किसको रिसीव हो जाते हैं? वो दूसरे न्यूरॉन सेल को रिसीव हो जाते हैं डेंड्राइट के थ्रू, और वही सेम प्रोसेस को फॉलो होते हुए फिर वो निकल जाते हैं। इस तरह से क्या होता है कि एक न्यूरॉन दूसरे से, दूसरा तीसरे से, इस तरह से कनेक्टेड होके फिर वो वन बाई वन करते करते आपके ब्रेन तक पहुंचा देते हैं। कौन सी चीज को? इंफॉर्मेशन को। इंफॉर्मेशन क्या चीज है? इंपल्सेस है। इंपल्सेस पहले कहां से आई थी? स्टिमुलस से। समझ में आ गया? अब सीक्वेंस में आप देखें, स्टिमुलस आपकी बॉडी पे या किसी भी एनिमल की बॉडी पे स्टिमुलस के बाद वो कहाँ जाएगा? रिसेप्टर पे। रिसेप्टर किसी भी तरह के हो सकते हैं। रिसेप्टर कहीं ना कहीं तो बॉडी पे कोई ना कोई चीज़ तो रिसीव होगी ना, चाहे वो स्मेल हो या फिर टेस्ट हो या फिर वर्ड्स हो, जो भी आप सुन रहे हो। तो स्टिमुलस, रिसेप्टर्स, फिर आते हैं सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन के बाद अभी यहाँ पर आपको एक चीज़ बतानी है मुझे, वो मैं बताऊँगा अभी। सेंसरी न्यूरॉन के बाद वो कहाँ लेके जाते हैं? ब्रेन के पास। ब्रेन से ले जाने के बाद कहाँ लेके जाते हैं? ब्रेन फिर वो डिसाइड करता है हमें करना क्या है, उसको झेलना है या फिर वहाँ से बचना है, तो वो जाते हैं मोटर न्यूरॉन के पास। और मोटर न्यूरॉन के बाद वो कहाँ जाएंगे? फिर वो जाएंगे इफेक्टर के पास। अब आप इफेक्टर और समझिए, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स समझ में आ गया सभी को कि वो कैसे मूव करते हैं? इस तरह से। अभी बहुत सारी चीजें समझानी है। मैंने क्या बोला? मैंने दो चीजें और लिख दी हैं इसमें, साइनैप्स, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और इफेक्टर। लेकिन इफेक्टर पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, तो आपको ये समझाना था मुझे। जैसे मैंने भी बताया है कि यहाँ पर स्टिमुलस है, रिसेप्टर्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन है, ब्रेन है। ब्रेन के साथ में स्पाइनल कॉर्ड भी आप ऐड कर सकते हैं, मेरे कहीं से कर लो, बता दूंगा क्या क्यों करने को बोला है मैंने। फिर होता है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन के बाद कहाँ जाएंगे? इफेक्टर के पास। इफेक्टर के बाद हमें रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा। इफेक्टर क्या होता है? इफेक्टर कोई भी टिश्यू या मसल सेल या कुछ भी ऐसा आपकी बॉडी का पार्ट हो सकता है जो कि रेस्पॉन्स दिखेगा। मान लीजिए मैंने आपके हाथ पे यहाँ पे निडल चुभाई है, तो जब ब्रेन को आपको मैसेज जाएगा और अचानक से जो चीज़ होगी तो अपने आप हटेगा। तो क्या चीज़ हट रहा है आपका? यही वाली चीज़ तो हट रहा है ना। मसल कॉन्ट्रैक्शन हुई है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद फिर आपने तभी तो हटाया ना आपका हाथ, वो वाला टिश्यू हटाया ना वहाँ से। तो यही आपका क्या है? इफेक्टर है। any tissue or gland show response after getting information from brain। कोई भी टिश्यू और ग्लैंड जो कि रेस्पॉन्स को शो करते हैं इंफॉर्मेशन मिलने के बाद ब्रेन से, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इफेक्टर बोलते हैं। और रेस्पॉन्स क्या होता है? रिस्पॉन्स आपका हाथ हटा लेना,
या कोई भी चीज़, या फिर आपको जैसे मैं बोल लूँ कि प्लीज़ ओपन योर बुक, ओपन योर नोटबुक, तो आपको गाइडलाइन मिली है, आपके ब्रेन में मैसेज गया है ऑडियो, आपके जो ऑडिटरी रिसेप्टर्स हैं उनके थ्रू कि हाँ अब कॉपी खोलनी है हमें। तो जब आप कॉपी खोल रहे हो तो फिर वो क्या चीज़ है, आपने फिर रेस्पॉन्स देखा ना, आपने कॉपी खोल ली। दूसरा रेस्पॉन्स ये भी हो सकता है आप कभी मत खोलो, ठीक है, फिर उसका रेस्पॉन्स कुछ और होता है। वो छोड़िए, कोई बात नहीं, यहाँ तक आपको इफेक्ट समझ में आ गया होगा। अब मैंने आप सोच रहे होंगे कि सर भी क्या क्या चीज़ बताते रह रहे हैं, साइनेप्स और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, तो फिर से नई चीज़ आ गई। तो साइनेप्स क्या होता है, जो दो न्यूरॉन के बीच में, जो दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है ना, जहाँ पर के नर्व इम्पल्सेस किस में, केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होती है, यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं, और वो एक इंफॉर्मेशन को दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तो हम उस जगह को क्या बोलते हैं, साइनेप्स। इट इज अ गैप बिटवीन टू कॉन्टिन्यूअस न्यूरॉन्स, दैट इज नोन एज अ साइनेप्स। ठीक है, ये क्या है, ये गैप बिटवीन टू consecutive neurons। समझ में आ गया होगा आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अरे भैया ये न्यूरॉन जाती रहेंगे डायरेक्ट क्या ब्रेन में ही जाएंगे क्या, कहीं पर तो जाके इनका एंड होगा, जैसे कि ब्रेन में ही जाके कहीं तो जाके किसी मसल को टच करेंगी ये। और आपके लिए जानकारी के लिए बता दो बात, ये 9th में भी आपने पढ़ा होगा कि ये जो न्यूरॉन्स होते हैं आपके पूरे हर एक बॉडी के हर एक सेल में नहीं होते, ये स्पेसिफिक लोकेशन में होते हैं। आपको बायो की लैब में लेके आऊँगा, वहाँ पर भी आपने समझा होगा, जो पोस्टर देखे थे, मॉडल्स देखे थे, कि जो न्यूरॉन होते हैं वो आपकी बॉडी के स्पेसिफिक एरियाज को ही कवर करते हैं। वो एरिया को कवर करने के बाद क्या करते हैं कि वो जैसे किसी भी एक स्पेसिफिक लोकेशन से वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे और फिर वो ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन हर एक सेल में आपके न्यूरॉन के सेल मौजूद नहीं होंगे। ये क्लियर हो गया। तो मैंने ये बोला कि जो इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हैं तो कहीं तो एंड होगा ना। अब जैसे कहीं पर भी एंड हो रहा है, जैसे यहाँ से केमिकल ये होते 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 एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन तीसरे न्यूरॉन ऐसे करते 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 आखिरी में जाके किसी भी मसल या फिर उससे जाके अटैच हो गई। आपको दिख रहा होगा यहाँ से, ये कोई मसल है, यहाँ पे अटैच हो गई, तो यहाँ पर भी तो रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे ब्रेन का ही पार्ट हुआ। तो जहाँ पर एक न्यूरॉन किसी जाके मसल से अटैच होती है, वहाँ पर उनके बीच में एक रिलेशन बनता है, वहाँ पर वो अपने इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं। उस जगह को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। आप नाम से टच कर लीजिए, फील करिए इसको। न्यूरॉन तो नर्व सेल वाली बात हो रही है, जो कि इंफॉर्मेशन को कैरी करती है आपकी बॉडी में, क्लियर हो गया। और दूसरा मस्कुलर सेल, यानी मस्कुलर टिश्यू जो भी आप बोले उसे, तो मस्कुलर टिश्यू, इन दोनों के बीच में जो इंटरकनेक्शन है, ठीक है, इंटररिलेशन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन सेल एंड मसल, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो यहाँ तक आपको पूरा मैंने नर्वस सिस्टम का बेसिकली ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स समझा दिया, इनकी जो बेसिक चीज़ें थी वो समझा दी। अब उसके बाद आपका जो और जो टॉपिक आता है वो क्या है, इसमें आपका ब्रेन आएगा। तो यहाँ तक तो आपको ये समझ में आ गया होगा जो भी मैंने बताया इसमें। अब ये देखने की बात होगी कि इस वीडियो में कि इसे आप कवर करना चाहते हैं या अलग से। तो मुझे लगता है कि आज का वीडियो इतना सफिशिएंट है, अगर आप इसे पढ़ लें तो। अब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके बाद मैं उसमें ह्यूमन ब्रेन को पूरा कवर अप करने की कोशिश करूँगा, ताकि ज़्यादा मेरे वीडियोस ज़्यादा नंबर्स में ज़्यादा ना हो और अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ जाए। और जहाँ तक है मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, क्योंकि जितना मैं इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ वहाँ पर, हाँ, नोट्स बनाने के लिए आप खास करके ध्यान रखें। मैंने बताया था, पहले भी बताया था बीच वीडियो में, हो सकता है कुछ बच्चे आखिरी में मतलब वीडियोस को एक साथ कंटिन्यूस नहीं देखते, भगा भगा के देखते हैं, तो आखिरी में उनके लिए फिर से मैसेज। 2 तरह की स्कीम है, अगर आप खाली पास होना चाहते हैं तो मेरे वीडियो से बस आप नोट्स बना लीजिए, सफिशिएंट है।
दूसरा, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को अच्छे से देखना है। देखने के बाद फिर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके बाद आप नोट्स बनाइए। दैट इज मोर देन इनफ। थैंक यू।